हेलो गाइस, मैं कुमार गौरव गैनीमीट क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। मैं एनटीपीसी में जितने भी आए हुए क्वेश्चन हैं और जो भी आने वाले क्वेश्चन हैं दोनों का सिलसिलेवार ढंग से व्याख्या करूंगा। और जितने भी क्वेश्चन एक क्वेश्चन के इर्द गिर्द बन सकते हैं उसको मैं गहन रूप से उसकी व्याख्या करूंगा। चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि अपना क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन पूछा गया है। ये जो क्वेश्चन है ये 28 दिसंबर 2020 के शिफ्ट में आया हुआ है, जो कि हम लोग की दूसरी शिफ्ट थी। चलिए, पूछा गया कि दक्षिण अमेरिका में लैंडलॉक कंट्री कौन सी है। तो इसका पहली तो बात ये है कि दक्षिण अमेरिका में कितनी कंट्रियां हैं। दक्षिण अमेरिका में कितनी कंट्री हैं अगर हम लोग देखें तो दक्षिण अमेरिका में कुल 13 देश हैं, और 13 देश में से 2 देश जो हैं वो स्थल रुद्ध देश हैं। स्थल रुद्ध देश हैं। और वो कौन से देश हैं? स्थल रुद्ध देश हैं। वो कौन से 2 देश हैं? पहला है बोलीविया, दूसरा है पराग्वे। बोलीविया की अगर राजधानी कोई पूछ दे कि बोलीविया की राजधानी क्या होगी और पराग्वे की, तो बोलीविया की राजधानी होगी लापाज और इसकी करेंसी होगी बोलीवियानो। ये सभी फैक्ट जो है ये क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पेपर में, इसको हल्के में मत लीजिएगा। और पराग्वे की जो राजधानी है असुनसियन, इसको इंग्लिश में मैं लिख देता हूं असुनसियन। और इसकी जो करेंसी है पराग्वे की गुआरानी। देखिए, इसको मैं याद करने का एक तरीका बताता हूं जो आप मेमोरी में फिट हो जाएगा। जैसे बोलीविया आप देख रहे हैं अगर, तो बोलीविया का लापाज, ये तो आपको याद करना पड़ेगा, लेकिन इसकी जो करेंसी है बोलीवियानो, ये इसी से मिलती जुलती है बोलीवियानो, तो करेंसी में तो दिक्कत नहीं होगी आपको। इसी तरह से पराग्वे की जो राजधानी है असुनसियन, ये आपको याद करना पड़ेगा, मेमोराइज करना पड़ेगा। लेकिन इसकी जो करेंसी है अगर आप देखें तो गुआ रानी, ये आपका गुआ, और यहाँ ग्वे, पराग्वे ग्वे, और यहाँ से गुआ। तो यहाँ से आप थोड़ा सा दिमाग में रख सकते हैं कि पराग्वे का गुआ रानी अगर करेंसी होगी, ठीक है। लेकिन हम लोग इसी क्वेश्चन पर नहीं रुकेंगे। इसको एक क्वेश्चन से हम लोग को ये वो हिंट मिलना चाहिए कि अगर दक्षिण अमेरिका से क्वेश्चन पूछा है तो दक्षिण अमेरिका के जितने भी क्वेश्चन है, जो भी पॉपुलर क्वेश्चन है, वे सभी क्वेश्चन एनटीपीसी में आ रहे हैं। जैसे कि आप अभी मैं अगले शिफ्ट जितने भी शिफ्ट हुए हैं, अगर उस शिफ्ट को मैं अब आगे जैसे जैसे लेते जाऊंगा तो उसमें आप देखेंगे कि दक्षिण अमेरिका के कई क्वेश्चन आए हैं। तो इसीलिए मैं सोच रहा हूं कि दक्षिण अमेरिका से जितने भी क्वेश्चन आए हैं मैं आपको इसी स्लाइड में बता दूं। चलिए देखिए, एक क्वेश्चन आया था कि विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। आप लोग जानते ही होंगे विश्व की सबसे बड़ी जो पर्वत श्रृंखला है, बड़ी पर्वत श्रृंखला, विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है वो है एंडीज पर्वतमाला। और दूसरी जो बड़ी पर्वत श्रृंखला है वो राकी पर्वत श्रृंखला। और तीसरी जो है अपना हिमालय पर्वत श्रृंखला। और चौथी, ये सभी क्वेश्चन आए हुए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, और यहां तक कि चौथी भी क्वेश्चन पूछ दिया था, जो आप लोग पढ़े होंगे। ऑस्ट्रेलिया में एक ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, ऑस्ट्रेलिया का जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, ये चौथी बड़ी पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। और देख लीजिए, अभी तो ये बस शुरुआत है। अभी मैं आपको इसी क्वेश्चन में बहुत क्वेश्चन छुपे हुए हैं। चलिए मैं आपको बताता हूं अगला क्वेश्चन जो है, कितने क्वेश्चन इसमें आप डील कर सकते हैं एक ही क्वेश्चन से। एक क्वेश्चन पूछा गया कि दक्षिण अमेरिका से कितने अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं। इसका आप लोग आंसर जानते भी होंगे कि दक्षिण अमेरिका से कितनी अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं। दक्षिण अमेरिका से आप देखें अगर, तो दक्षिण अमेरिका से 2 अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं। कौन कौन सी 2 अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं? पहली है एक कर्क गुजरती है? नहीं, कर्क नहीं गुजरती। पहली है भूमध्य रेखा,
और दूसरी है मकर रेखा। ये भूमध्य रेखा वही अक्षांश है जहां से, जो आप लोगों ने सुना होगा, अमेजन नदी। अमेजन नदी, जो अमेजन नदी है, जो इसका ओरिजिन है, जो इसका स्रोत है, जहां से अमेजन नदी निकलती है, जो अमेजन नदी का स्रोत है, जहां से अमेजन नदी निकलती है। कई बार क्वेश्चन में ये पूछता है कि अमेजन नदी कहां से निकलती है, तो अमेजन नदी एंडीज पर्वतमाला से ही निकलती है, लेकिन अमेजन नदी जिस बिंदु से निकलती है वो बिंदु, वो जगह भूमध्य रेखा के समीप ही है। ये आप हमेशा दिमाग में रखिएगा कि जहां से अमेजन नदी निकलती है वो भूमध्य रेखा के समीप है। और जो अमेजन नदी डेल्टा बनाती है, जो अमेजन नदी डेल्टा अमेजन के डेल्टा को क्या कहते हैं? अमेजन का जो डेल्टा होता है उसको कहते हैं मकापा डेल्टा। मकापा डेल्टा। क्योंकि आप लोग सुने होंगे एनाकोंडा, एनाकोंडा की जो स्पीसीज है वो अमेजन नदी के बेसिन में पाई जाती हैं। इसीलिए अमेजन नदी में एनाकोंडा के पाए जाने के कारण ही पूरे महाद्वीप यानी दक्षिण अमेरिका को ही सांपों का महाद्वीप कहते हैं। दक्षिण अमेरिका को सांपों का महाद्वीप कहते हैं। दक्षिण अमेरिका को सांपों का महाद्वीप। ये सभी क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछे गए दोस्तों, इसको हल्के में मत लीजिएगा, पहली बात ये बता दे रहा हूं, सांपों का महाद्वीप कहते हैं। और इसको एक और चीज कहते हैं, पक्षियों का महाद्वीप। पक्षियों का महाद्वीप। ये आप हमेशा दिमाग में रखिएगा। ये सभी क्वेश्चन दक्षिण अमेरिका से बने हैं, और मैं चाहता हूं कि जितने भी क्वेश्चन बने हैं और जो भी बन सकते हैं सभी मैं आपको एक ही स्लाइड में बता दूं, क्योंकि बार बार एक ही क्वेश्चन पढ़ाना और पढ़ना बोरिंग होता है। ठीक है, मैं सोच रहा हूं एक दो क्वेश्चन और डील कर देता हूं जो भी एनटीपीसी में आए हुए हैं और जो बहुत अति महत्वपूर्ण है। दूसरा क्वेश्चन आया इसमें एनटीपीसी में कि विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील कौन सी है? सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील। नौकागम्य झील। ये तो क्वेश्चन यूपीएससी के प्री में भी एक बार आया था। ये है टीटीकाका झील। टीटीकाका झील। और ये तो क्वेश्चन आया ही था, उसमें स्टेटमेंट वाइज भी क्वेश्चन आता है। तो टीटीकाका झील किन देशों के बॉर्डर पे है? तो ये है पेरू और बोलीविया के बॉर्डर पे स्थित है। कौन सी झील? टीटीकाका झील। ये क्वेश्चन हमेशा याद रखिएगा। देखिए, आप यहां कंफ्यूज हो सकते हैं, पेरू, बोलीविया और पराग्वे और बोलीविया। अगर लैंडलॉक कंट्री बोल दे तो बोलीविया और पराग्वे है। अगर ये पूछ दे टीटीकाका झील किन दो देशों के बॉर्डर पर स्थित है, तो वो हो जाएगा पेरू, बोलीविया। यानी इन दोनों क्वेश्चन में एक चीज कॉमन है, बोलीविया दोनों में है, लेकिन लैंडलॉक कंट्री में बोलीविया आ जाएगा और टीटीकाका झील के संदर्भ में पेरू और बोलीविया होगा। ये दिमाग में हमेशा रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं भी कंफ्यूज होता था। लेकिन धीरे धीरे आप प्रैक्टिस जैसे करते जाएंगे वैसे वैसे ये दूर होता जाएगा। तो इसका ये कोई बड़ी बात है नहीं, लेकिन आपको इस पर ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। और मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूं जो भी दक्षिण अमेरिका से आ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन मैं छोड़ूंगा नहीं दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन आए हैं मैं सभी क्वेश्चन आपको बता दूंगा। और अमेजन नदी जो अभी मैं बताया आपको, अमेजन नदी, इसके बारे में दो क्वेश्चन आते हैं। प्रवाह की दृष्टिकोण से, अगर प्रवाह की दृष्टिकोण से देखा जाए, प्रवाह के दृष्टिकोण से देखा जाए तो अमेजन नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है। विश्व की सबसे बड़ी नदी है अमेजन नदी। लेकिन अगर लंबाई यानी लेंथ के हिसाब से देखा जाए विश्व की, तो ये विश्व की दूसरी लंबी नदी है। दूसरी लंबी नदी है। तो पहली नदी कौन सी है? पहली नदी कौन सी है आप लोग बताइए? पहली नदी हो जाएगी नील नदी। ओके, चलिए एक क्वेश्चन में इतना बहुत कुछ हो गया, लेकिन मैं सोच रहा था कुछ और बता दूं, लेकिन लेक्चर लंबा हो जाएगा, इसलिए अगले क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन हम लोग का आया था। चलिए अगला क्वेश्चन आया बैंक ऑफ बड़ौदा के संदर्भ में कि बैंक ऑफ बड़ौदा में किन बैंकों का विलय हुआ। पहली बात आप ये देखिए, मैं आपको
ये क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर भी बता सकता हूं, चलिए बता ही देता हूं। ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा में देना बैंक, देना बैंक व विजया बैंक, विजया बैंक का विलय हुआ। और ये कब कब से प्रभावी हुआ है दोस्तों? 1 अप्रैल 2019 से, मतलब ये प्रभावी हो गया 1 अप्रैल 2019 से। और हमेशा याद रखिएगा जो आरबीआई का जो जितने भी बैंकिंग का विलय हुआ है, लगभग मैं आपको बता दे रहा हूं कि जो एसबीआई है, जो अपना एसबीआई है, इसमें 5 एसबीआई में 5 एसोसिएट बैंक का विलय हुआ था, एसोसिएट बैंक। और एक भारतीय महिला बैंक, आपने नाम भी सुना होगा, उसका भी विलय हो चुका है अब, भारतीय महिला बैंक, भारतीय महिला बैंक। तो एसबीआई में ये 5 एसोसिएट बैंक है, यहां पे मैं 5 लिख दे रहा हूं, नहीं तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। 5 एसोसिएट बैंक, जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, इस तरह के 5 एसोसिएट बैंक थे। और एक भारतीय महिला बैंक, ये जरूर ध्यान में रखिएगा कि ऐसे जो 5 तो स्टेट बैंक के सब्सिडरी थी और एक भारतीय महिला बैंक, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, लोग इसी को भूल जाते हैं कि भारतीय महिला बैंक का भी विलय हुआ था क्या। हाँ, ये कुल मिला के जुला के 6 बैंकों का विलय हुआ था, लेकिन 5 एसोसिएट बैंक थे और एक भारतीय महिला बैंक थी, ये याद रखिएगा। इसका विलय कब हुआ था? 1 अप्रैल 2017 को। और हाल फिलहाल में अगर आप देखें तो अभी कई बैंकों का मर्जर हुआ है, और मर्जर होने के बाद बस हम लोग के पास 12 पब्लिक सेक्टर बैंक बचे हैं, जिसमें अब वो भी बैंक ऑफ इंडिया का आप लोगों ने करंट में पढ़ा होगा कि अभी प्राइवेटाइज होने वाला है। लेकिन जो 1 अप्रैल 2020 1 अप्रैल 2020 को कुछ बैंकों का मर्जर हुआ है, जैसे मैं आपको बता देता हूं। पहला मर्जर हुआ है यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड। ये सभी क्वेश्चन आ रहे हैं मेरे दोस्तों, इसको हल्के में मत लीजिएगा प्लीज। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, ये सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं आएंगे, इसलिए मैं लिख दे रहा हूं, आप भी कहीं इसका नोट बना लीजिए। और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, जिसको ओबीसी भी कहते हैं, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, इसका विलय इन दोनों का, ये दोनों बैंक का विलय किसमें हुआ है? पीएनबी में। पीएनबी आप जो लोग जानते ही होंगे, पंजाब नेशनल बैंक, इसमें विलय हुआ है, ठीक है। और दूसरा सबसे बड़ा विलय हुआ है जो, उसका देख लीजिए, एक आंध्रा बैंक, आप लोगों ने नाम सुना होगा, आंध्रा बैंक। और दूसरा आंध्रा बैंक के बाद जो है कारपोरेशन बैंक, ये जो 2 बैंकों का विलय किसमें हुआ है? यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। ओके, ये इसका कहीं नोट जरूर बना लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकते हैं, कह सकते हैं, आ रहे हैं। ये इसके हमेशा सीरियसली लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आ रहे हैं, इसको हल्के में मत लीजिएगा दोस्तों, यही सब क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए एनटीपीसी में जो बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, स्टैटिक जीके और इससे ही रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, जो कि हाल फिलहाल में घटित हुए हैं। और हाल फिलहाल इसका 2-3 साल का है, यानी अगर आप देखें तो 2-3 साल में जो भी क्वेश्चन घटित हुए हैं उसको आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। और भी दो बैंकों का विलय हुआ है, ये भी आप लिख लीजिए कहीं ना कहीं। इलाहाबाद बैंक, आप लोगों ने नाम सुना होगा, इलाहाबाद बैंक, इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में था, आप लोग जानते ही होंगे। इसका मर्जर हुआ है इंडियन बैंक में, इंडियन बैंक। इसको याद करने का तरीका है, ये भी ई से है और ये भी ई से है, तो याद रखिएगा इलाहाबाद में जो मर्जर हुआ वो ई से शुरू होगा। तो थोड़ा ऑप्शन एलिमिनेशन में आपको सहायता मिल जाएगी कि इलाहाबाद बैंक है तो इलाहाबाद बैंक का मर्जर इंडियन बैंक में होगा। तो अगर आपसे कह दे कि इलाहाबाद का बैंक कैनरा बैंक में होगा, तो आप दिमाग लगाएंगे कि इलाहाबाद था तो उसमें ई आ रहा था पहले, इसमें भी ई आ रहा है, तो आप वहां से एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इलाहाबाद बैंक का मर्जर किसमें हुआ है? इंडियन बैंक में। और दूसरा जो सबसे बड़ा मर्जर हुआ था, ये आप लोगों ने नाम सुना होगा, सिंडिकेट बैंक, सिंडिकेट
बैंक, इसका मर्जर किस में हुआ दोस्तों? कैनरा बैंक में, कैनरा बैंक में। ठीक, ये जितने अभी मैं बताया हूं ये भी मर्जर 1 अप्रैल 2020 को हुए हैं। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, जितने अभी मैं बैंक में बताया हूं वो भी देखिए, मैं आपको बता दे रहा हूं, जो स्टेट बैंक और इंडिया वाला जो मर्जर हुआ है वो 1 अप्रैल तो सब में कॉमन है। ये अपने दिमाग में रखिएगा कि 1 अप्रैल सब में कॉमन रहेगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाला जो मर्जर हुआ 1 अप्रैल 2017 को, जो इसमें 5 सब्सिडरी, जो इसके 5 एसोसिएट बैंक है और एक भारतीय महिला बैंक है, ये याद रखिएगा। और जो दूसरा मैं बताया था कि जो क्वेश्चन में है कि बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा में जो 2 बैंक हुए हैं, देना बैंक, देना और विजया, देना और विजया, इसका भी 1 अप्रैल तो कॉमन रहेगा। 1 अप्रैल तो सब में कॉमन है, ये अपने दिमाग में रखिएगा कि 1 अप्रैल तो सब में कॉमन है। 2 साल बाद हुआ है मर्जर, यानी 2019। और इसी के 1 साल बाद, 1 साल बाद यानी कब? 1 अप्रैल 2020, 1 अप्रैल 2020 को ये सभी मर्जर हुए हैं। कौन कौन से मर्जर हुए हैं आपको मैं फिर से बता देता हूं। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, ओबीसी जिसको ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स कहते हैं, इसका विलय किसमें हुआ? इसका विलय हुआ पीएनबी में। ठीक, आप देखते रहिए बस। और आप आंध्रा बैंक, आंध्रा बैंक और कारपोरेशन बैंक, कारपोरेशन बैंक, इसका विलय किसमें हो गया? इसका बैंक हो गया यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूबीआई। ये भी यूबीआई, ये इसमें आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ये यूनाइटेड बैंक है, ये है यूनाइटेड बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया है। और ये है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इसमें मर्जर हुआ है, ये मर्ज हो चुका है, ये इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा आपको, तो इसलिए ध्यान रखिएगा, ये यूनियन बैंक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। और कौन सा एक मैं बताया था, एक सिंडिकेट बैंक का बताया था जो कैनरा बैंक में विलय हुआ है, और एक मैं इलाहाबाद का बताया था जो ई से था, तो कौन सा हो जाएगा? इंडियन बैंक। तो इंडियन बैंक वो आई से हो जाएगा इंडियन बैंक। लेकिन आप हिंदी में याद रखेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे कि इलाहाबाद का इंडियन बैंक। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया सबरीमाला मंदिर के बारे में। तो सबरीमाला मंदिर पिछले हाल फिलहाल के सालों में बहुत फेमस रहा है, इसलिए सबरीमाला मंदिर पूछा गया। सबरीमाला मंदिर आपका कहाँ है? ये पड़ेगा आपका केरला में। चलिए मैं कुछ और मंदिर बता देता हूं जो केरला में है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा पद्मनाभ स्वामी मंदिर, पद्मनाभ स्वामी मंदिर, यह भी केरला में है। ये भी कहां पे है? केरला में। केरला से कुछ रिलेटेड फैक्ट बता दे रहा हूं क्योंकि वह भी क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। पहला एक क्वेश्चन पूछा गया था इसी 28 शिफ्ट के पेपर में कि मोपला विद्रोह कहां हुआ था? तो मोपला विद्रोह भी केरला में हुआ था। कहां पे हुआ था? मालाबार कोस्ट में। और कब हुआ था? 1921 में। और केरला में एक साइलेंट वैली नेशनल पार्क है। ये साइलेंट वैली नेशनल पार्क है। ये भी कहां है? केरला में। चलिए मैं आपको एक तरह के क्वेश्चन बताता हूं। देखिए साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहां हो गया? केरला। अगर आप देखें तो पिन वैली आप लोगों ने पढ़ा होगा। पिन वैली नेशनल पार्क कहां पड़े हुए हैं? हिमाचल प्रदेश। ध्यान से सुनते रहिए, सभी याद हो जाएंगे। एक पढ़े होंगे कांगेर वैली कहां पढ़े होंगे? छत्तीसगढ़ पढ़े होंगे। और एक पढ़े होंगे, ध्यान से सुनिएगा, कांगेर वैली हो गया एक वैली ऑफ फ्लावर। ये कहां है? एक तरह के सभी क्वेश्चन है। ये है अपना यूके में यानी उत्तराखंड में। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन आप दिमाग में रखिए। ये चारों क्वेश्चन आते हैं और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि साइलेंट वैली तो याद रहता है लगभग शांत घाटी इसको बोलते हैं हिंदी में। अगर देखें आपको तो इसको बोलते हैं शांत घाटी। तो ये है कहां पे? केरला में। और ये है पिन वैली हिमाचल प्रदेश में। कांगेर वैली एक आपने लोगों ने पढ़ा भी होगा, कांगेर वैली नेशनल पार्क भी पढ़ा होगा। वो भी कहां पे है? छत्तीसगढ़ में है। कांगेर वैली नेशनल पार्क वो भी कहां है? छत्तीसगढ़ में। और वैली ऑफ फ्लावर, फूलों की घाटी इसको कहते हैं हिंदी में।
इसको कहते हैं फूलों की घाटी। ये कहाँ है? ये भी है उत्तराखंड में। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुंदनकुलम, जितने भी नाभिकीय विद्युत संयंत्र हैं जहां जहां पे लगे हैं, आपको सबको ध्यान में रखना पड़ेगा क्योंकि सभी से क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी हाल ही के क्वेश्चन ये 15 फरवरी का जो शिफ्ट हुआ है, इसमें भी पूछा गया था क्या? कैगा पूछा गया था। तो कैगा कर्नाटक में है। और दूसरा ये क्वेश्चन पूछा गया कुंडनकुलम। तो कुंडनकुलम अब हमेशा कुंडलकुलम और कल्पक्कम, ये दोनों जो कुंडलकुलम है और जो कल्पक्कम है, ये विद्युत परियोजनाएं कहाँ पे हैं? ये दोनों तमिलनाडु में है। मैं सभी बता दे रहा हूं आपको, आप कहीं नोट कर लीजिएगा। तीसरा है रावत भाटा, ये कहाँ है? राजस्थान। चौथा है आपका काकरापार, ये कहाँ है? गुजरात। देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सोचने की हम लोग को जरूरत है। गुजरात। ये जो काकरापार है ना, ये ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है, एनटीपीसी में ही पूछा है कि काकरापार विद्युत संयंत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो ये है ताप्ती नदी के किनारे। और ताप्ती नदी के किनारे ही सूरत बसा हुआ है, आप लोग जानते ही होंगे। और सूरत में किसकी डायमंड यानी हीरा तराशने की फैक्ट्री है सबसे ज्यादा। हीरा जो तराशा जाता है उसकी सबसे ज्यादा फैक्ट्री कहाँ है? सूरत है। और ऐसे ही आप अगर देखें तो ये क्वेश्चन तो सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहले होने के कारण सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला नाभिकीय विद्युत परियोजना कौन सी थी? किसी को आइडिया है? ये थी तारापुर नाभिकीय विद्युत परियोजना, जो कि 1969 में स्टार्ट हुई थी। देखिए 1969 ये ईयर ऐसा है ना कि इससे कई क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं कुछ। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि 14 जो बैंक हुए थे, 14 बैंक, इनका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में। और 1969 में कई तरह के, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि जो इसरो है, इसरो की स्थापना भी कब हुई है? 15 अगस्त 1969। और भी बहुत रिलेटेड फैक्ट हैं 1969 के बारे में, मैं आगे डील करूंगा। जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे मैं डील करता जाऊंगा। तो ये थे मेरा अब तक का क्वेश्चन। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। और क्वेश्चन पर प्रोसीड करने से पहले आप लोग हम लोग के चैनल को अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अभी हम लोग थोड़ा स्ट्रगल फेज में है। लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग को जैसा लगे रिस्पांस जरूर दीजिए, कमेंट जरूर करिए, क्योंकि आप लोग का कमेंट ही हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए ये पूछा गया कि उबंटू क्या है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा लाइनक्स, आप लोग का अगर कंप्यूटर होगा लाइनक्स, किसी का लाइनक्स होगा, किसी का MS DOS होगा, ये था, ये तो अब प्रचलित ज्यादा नहीं है सब। MS विंडो, ये सभी मैक, आजकल तो मैक का प्रचलन बहुत ज्यादा है। मैक हो गया और iOS हो गया, ये सभी एक तरह के क्या है? ये है एक तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम। उसी तरीके से जो उबंटू है, उबंटू जो है यह भी एक तरह का क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं, क्योंकि ये इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ था नहीं, फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो ये तो आपको देखना ही पड़ता है कि कौन सा फैक्चुअल क्वेश्चन, जिसमें ज्यादा डील करने लायक रहेगा तो मैं खुद ही डील कर दूंगा उसको। उस पर आपको परेशान होने का कोई औचित्य नहीं है। चलिए ये क्वेश्चन पूछा गया कि विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम क्या है। चलिए मैं आपको विश्व पर्यावरण दिवस से जितने क्वेश्चन अभी तक आए एनटीपीसी में, सबको मैं निपटा देता हूं एक ही बार में। देखिए जो विश्व पर्यावरण दिवस है, विश्व पर्यावरण
पर्यावरण दिवस, इसका जन्म कैसे हुआ ये मैं आपको बताता हूं। 1972 में स्टॉकहोम में एक सम्मेलन होता है। कहा? स्टॉकहोम। यह जो स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ, यहीं पर यूएन ने यह डिसाइड किया कि हम लोग पर्यावरण के प्रति पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए क्या मनाएंगे? पर्यावरण दिवस। पर्यावरण दिवस। तो यह भी क्वेश्चन पूछा गया मेरे दोस्तों कि जो पर्यावरण दिवस जब मनाने की मुहिम कहां से चालू हुई, तो ये 1972 का जो स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ। स्टॉकहोम एक जगह है, वहां पे एक समिट हुआ था और वहां पर यूएन ने डिसाइड किया कि हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस मनाएंगे। क्यों मनाएंगे? क्योंकि पर्यावरण के प्रति जागरूकता। और जागरूकता क्यों चाहिए? देखिए आज आप लोग देख ही रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग है, ओजोन लेयर डिप्लीशन हुआ है। तो इसके प्रति लोगों को जागरूक किया जाए ताकि लोग अपने ओर से सतर्क रहें। लोग क्या, कंट्री, जितने कंट्री है अपने अपने नियम बनाए ताकि कि पर्यावरण अपना सुरक्षित रह सके। जैसे आप लोग देख ही रहे हैं कि अभी हाल ही में जो उत्तराखंड में हुआ, ये सब क्या है? ये पर्यावरण का ही, जो पर्यावरण के हम लोग असचेत हैं पर्यावरण के प्रति, उसी का नतीजा है। चलिए, ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा कि विश्व पर्यावरण दिवस 1972 में पहली बार ये लागू हुआ कि हम लोग पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। और पहला पर्यावरण दिवस, ये जरूर याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि पहला पर्यावरण दिवस कब मनाया गया। पहला पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? तो ये याद रखिएगा, पहला पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? 5 जून 1974 को अमेरिका इसका होस्टिंग किया था। ये क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। देखिए, मैं क्वेश्चन आपको सभी बता दूंगा, लेकिन आप लोग को सतर्क रहने की जरूरत है। जो भी मैं लिख रहा हूं, हर एक लाइन क्वेश्चन आपको देगी कि पहला पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? 5 जून 1974। कहां मनाया, कहां नहीं, किस कंट्री ने इसका होस्टिंग किया था? अमेरिका ने। चलिए, ये पहला हो गया। और 2018 से 2018, 2019 और 2020, ये सभी आप लोगों को याद रहना चाहिए, क्योंकि रेलवे का करंट है 3 साल, तो कम से कम याद ही रहना चाहिए। देखिए, 2018, अगर 2018 की बात करें तो इसकी होस्टिंग कंट्री कौन थी? इंडिया। मतलब इसको कौन होस्ट किया था? इंडिया। और 2019 का था चाइना। और 2020 का कौन था? कोलंबिया। और एक चीज और मैं बताना भूल गया कि ये जो पहला पर्यावरण दिवस बना था, इस सब जब भी कोई डे बनता है, उसका सभी नहीं, जो इंपॉर्टेंट होते हैं, उसकी थीम याद करनी बहुत जरूरी है। तो इसका थीम था ओनली वन अर्थ। ओनली वन अर्थ। किसका? पहला जो पर्यावरण दिवस मना था अमेरिका द्वारा, जिसकी होस्टिंग की गई थी, उसकी थीम थी ओनली वन अर्थ। ये भी क्वेश्चन आया है। अब सोच लीजिए कहां कहां से एनटीपीसी क्वेश्चन पूछ रहा है। किसी भी क्वेश्चन को हल्के में मत लीजिएगा, पहली बात मैं आपको बता दे रहा हूं। जो भी क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। और जो इंडिया ने होस्टिंग किया था 2018 में, इसका थीम क्या था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या था थीम इसका? बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। और जो चाइना, देखिए ये दोनों आपको सिमिलर हैं। चाइना ने जो होस्ट किया था, उसको तो भाई कॉपी करने की आदत है, तो भारत से ही कॉपी कर लिया। बीट प्लास्टिक पोल्यूशन है, तो उसने कहा चलो प्लास्टिक को हटाओ, एयर को लगाओ। बीट एयर पोल्यूशन हो गया। यह 2019 की थीम है। और जो 2020 की थीम है, जो अभी जो 2000 हाल फिलहाल में जो कोलंबिया ने जिसका होस्टिंग किया है, इसकी थी सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी। इट्स टाइम टू नेचर। अब सोच लीजिए, ये एक सवाल आया आपके पर्यावरण दिवस 28 तारीख को। पर्यावरण दिवस 2020 की थीम क्या थी? लेकिन एक सवाल से कितने क्वेश्चन बने? पहली बात तो ये कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको हमेशा याद रहना चाहिए 5 जून को मनाया जाता है। ठीक। पर्यावरण दिवस जो मनाया जाने की मुहिम कहां से चालू हुई? स्टॉकहोम सम्मेलन से चालू हुई। ठीक है। स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था? 1972 में हुआ था।
यहाँ मनाया नहीं गया, यहाँ ये डिसाइड हुआ कि हम लोग पर्यावरण दिवस, पर्यावरण के प्रति जागरूकता मनाने के, पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मनाएंगे। लेकिन पहला पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? पहला पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? 1974 में। कब मनाया गया? कौन होस्ट किया था? अमेरिका ने होस्ट किया था। उसका थीम क्या था? ओनली वन अर्थ। और जो 2008 ये देखिए आप, 2018 से जो 2019 तक पर्यावरण दिवस किस कंट्री ने होस्ट किया, पहली बात, और क्या उसका थीम था, ये दोनों क्वेश्चन तो एकदम इसको दिमाग में घुसा ही लीजिए। पहली बात की 2018 में कौन होस्ट किया? अपना भारत देश। उसके बाद दूसरा चाइना, और तीसरा मतलब 2019 में होस्टिंग किया चाइना, 2020 में होस्टिंग किया कोलंबिया, और 2018 की थीम क्या थी? बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। और 2019 की थीम क्या थी? बीट एयर पोल्यूशन। और जो 2019 की थीम थी बीट एयर पोल्यूशन, और 2020 की थीम है सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी, इट्स टाइम टू नेचर। ये याद रहेगा आप लोगों को। और याद रखिएगा कि इंडिया के बाद चाइना है, मतलब 2018 में इंडिया ने होस्टिंग किया, 2019 में चाइना ने होस्टिंग किया। और चाइना की हमेशा आदत है भारत की कॉपी करेगा। तो देखिए, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन भारत की थीम थी, तो इसने प्लास्टिक को हटा के एयर लगा दिया। ठीक है, चलिए आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि पानीपत का दूसरा युद्ध किनके मध्य लड़ा गया। चलिए मैं आपको पानीपत के जितने भी युद्ध हुए हैं सबके बारे में बता देता हूं। जो पानीपत, देखिए जो पानीपत है, पहली बात तो यह भी क्वेश्चन पूछ देता है पानीपत है कहाँ। पहली बात ये हरियाणा में है। ठीक है, देखिए मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन आप सोच रहे होंगे ये क्यों बता रहे हैं पानीपत कहाँ है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एनटीपीसी में भी क्वेश्चन पूछा गया पानीपत कहाँ है। अब सोच लीजिए, अब जैसे हल्दी घाटी पूछ दिया जाए, हल्दी घाटी पूछ दिया जाए कहाँ है, तो ये राजस्थान में है। जहां जहां युद्ध हुए हैं, जैसे पूछ दिया जाए बक्सर कहाँ है, बक्सर कहाँ है, तो ये कहाँ होगा? ये होगा बिहार में। तो जहां जहां युद्ध हुए, ऐसा नहीं कि वो पूछेगा कि पानीपत का प्रथम युद्ध कहाँ हुआ, किसके बीच लड़ा गया, ये भी पूछ सकता है पानीपत कहाँ है, हल्दी घाटी कहाँ है, बक्सर कहाँ है। जितने इंपॉर्टेंट फेमस है जो स्थल हैं जहां पर युद्ध हुए हैं सब पूछ सकता है। तो इसलिए किसी भी क्वेश्चन को हम लोग हल्का नहीं ले सकते। देखिए जो भी हल्का लेता है ना क्वेश्चन को, वो बाद में यही सोचता है कि मैं भारी भारी पढ़ के चला गया और वो क्वेश्चन आया ही नहीं, और ऐसे क्वेश्चन आ गए आपके। तो इसलिए हमेशा याद रखिएगा। चलिए मैं इस क्वेश्चन को बताता हूँ, पानीपत का द्वितीय युद्ध। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में लड़ा गया। किसके बीच में? अकबर व हेमू के बीच में। ठीक है, और अकबर का जो प्रतिनिधित्व, क्योंकि अकबर उस समय बहुत छोटा था, इसलिए अकबर के जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे वो थे बैरम खां। कौन थे? बैरम खां और हेमू। और ये तो था द्वितीय युद्ध, ये था द्वितीय युद्ध, ये था पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का जो प्रथम युद्ध था, पानीपत का जो प्रथम युद्ध था वो किसके बीच में लड़ा गया? इब्राहिम लोदी और मुगल, यानी मुगल की ओर से कौन था? बाबर। इसी के द्वारा भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई। इसी युद्ध के द्वारा मुगल साम्राज्य की भारत में नींव रखी गई। समझ रहे हैं दोस्तों? और तीसरा जो युद्ध था, यह भी क्वेश्चन पूछा गया है हाल ही फिलहाल में, अभी 2-3 दिन हुए। इसमें पूछा गया कि पानीपत का तृतीय युद्ध किन दो महारथियों के बीच में लड़ा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा सदाशिव राव भाव, ये इनका नाम है। मतलब ये मराठा एक तरह से लिख लीजिए यहाँ पे आप। ये मराठा के सेनापति थे, ये सेनापति थे, मराठा सेनापति थे सदाशिवराव भाव और अहमद शाह अब्दाली। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। कब लड़ा गया ये भी आपको रखना दिमाग में जरूरी है कि 1761 में ये युद्ध लड़ा गया, और 1526 में प्रथम युद्ध लड़ा गया, और 1556 में द्वितीय युद्ध लड़ा गया। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाँ, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं, यानी कंप्यूटर का मस्तिष्क। ये क्वेश्चन पूछा गया कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं। चलिए इसका आंसर हो जाएगा सीपीयू। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल
ये क्वेश्चन ये भी आ सकता है, फुल फॉर्म से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलिए मैं आपको कुछ फुल फॉर्म बता दे रहा हूं जो कि आ रहे हैं। जैसे HTTP हो गया, इसका हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर। मैं एक रिकमेंडेशन देना चाहूंगा कि जितने भी फुल फॉर्म है आप इंग्लिश में देखा करिए, ताकि आपको एक दिमाग में खाका बन जाता है। हिंदी में कभी कभी आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको कम से कम इंग्लिश में याद रखिएगा। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। दूसरा आपको HTML, इसमें भी वही हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ओके, चलिए आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 कहाँ हुआ था। इसका तो पहला तो इसकी पूरा मैं बैकग्राउंड आपको बता देता हूँ। ये जो खेलो इंडिया यूथ गेम है ना, ये जो मोदी की .1 सरकार थी, मतलब NDA 1 सरकार थी, जो मोदी 1 सरकार थी, उसमें 2018 में, ये दिमाग में रखिएगा क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनेंगे। 2018 में उस समय खेल मंत्री कौन थे? उस समय खेल मंत्री थे राज्यवर्धन सिंह राठौर। और इन्हीं की ज्यादा कोशिश थी, राज्यवर्धन सिंह राठौर की कोशिशों के द्वारा ही ये खेलो इंडिया यूथ गेम मनाने का फैसला लिया गया। और पहला खेलो इंडिया यूथ गेम कहां बना? 2018 में नई दिल्ली, ठीक है। पहला खेलो इंडिया जो यूथ गेम बना वो बना 2018 में नई दिल्ली में। और दूसरा खेलो इंडिया यूथ गेम है, ये जो दूसरा 2019 में मना है खेलो इंडिया यूथ गेम, और एक मना है जो दूसरा मना था वो था पुणे 2019। और तीसरा संस्करण आप लोग जाने, यही पूछा गया है 2020 वाला तीसरा संस्करण, ये मना था गुवाहाटी। और चौथा जो 2021 में मनाया जाएगा, इसका अनाउंसमेंट हो चुका है, ये पंचकुला हरियाणा में मनेगा। पंचकुला हरियाणा। तो देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया 2020 का, लेकिन क्वेश्चन एनटीपीसी में मैं आपको बता दे रहा हूं, ये जेन्युइन क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा गया कि जब खेलो इंडिया यूथ गेम मनाने का निर्णय लिया गया तो उस समय खेल मंत्री कौन थे? तो उस समय मोदी 1 की सरकार थी, यानी कि आप समझ जाइए कि पहली सरकार चल रही थी मोदी गवर्नमेंट की। तो उस आपका ये कार्यकाल कब तक चला है? 2019 तक। ये 2018 में ही निर्णय ले लिया गया था। और पहली सरकार में खेल मंत्री कौन थे? राज्यवर्धन सिंह राठौर। और दूसरी जो सरकार अभी नियुक्त हुई है, मतलब 2019 से जो चल रही है 2024 तक चलेगी, इसमें खेल मंत्री कौन है? ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैं ये नहीं कर रहा हूं, पूछा ही जाएगा। लेकिन इसके खेल मंत्री कौन है? किरण रिजिजू। ये कहां से सांसद है? अरुणाचल वेस्ट से, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल वेस्ट मतलब हो गया आपका पश्चिम। ओके, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, एसएससी सीजीएल में पूछा गया था कि किरण रिजिजू जो है ये कहां से सांसद हैं? तो ये हो गया अरुणाचल वेस्ट से, ठीक है। और मैं आपको कुछ और क्वेश्चन इसी में बता दे रहा हूं कि ये क्वेश्चन एक पूछा गया था कि जब 2018 में जो ये अपना खेलो इंडिया यूथ गेम बना था तो वो कौन से स्टेडियम में हुआ? देखिए अब ये क्वेश्चन लोगों को समझ नहीं आता कि ये क्यों पूछ दिया गया। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि जो खेलो इंडिया यूथ गेम बना था 2018 में, आप देख रहे हैं स्लाइड पर लिखा भी हुआ है, जो खेलो इंडिया यूथ गेम है वो कहां पे हुआ था? मतलब नई दिल्ली तो दे दिया था ऑप्शन में, उसमें पूछा था कि किस स्टेडियम में मनाया गया था, तो वो था इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम। सोचिए यहां इस गहराई तक हम लोग की पढ़ने की आवश्यकता है, ना कि ऊपर ही बस पढ़ लें कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 यहाँ गुवाहाटी में हुआ, 21 में पंचकुला में होगा। देखिए कोई भी क्वेश्चन जो भी पूछा जा रहा है ना, उसको आपको एक बार देखना चाहिए कि अगर ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो इसका बैकग्राउंड क्या है, ठीक है। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा
सुकन्या समृद्धि योजना। चलिए मैं आपको ये बता दे रहा हूं, ये जो सुकन्या समृद्धि योजना है, सुकन्या समृद्धि योजना, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इसी स्कीम के तहत जारी की गई थी। मतलब इसी, देखिए ये तो पहले लॉन्च हुई और इसकी एक तरह से कह लीजिए सहायक स्कीम है ये। देखिए इसमें है क्या, पहली बात तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कब लॉन्च हुआ था ये मैं आपको बता दे रहा हूं। 22 जनवरी 2015 को मोदी जी ने लॉन्च किया। कहां से लॉन्च किया? पानीपत, ये वही पानीपत है जहाँ जो अभी युद्ध हम लोग पढ़ रहे थे, पानीपत हरियाणा। क्यों लॉन्च किया गया? क्योंकि जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है तो इसमें गिरावट आ रही थी, बहुत ज्यादा गिरावट हुई और सबसे ज्यादा गिरावट तो हरियाणा में हुई थी, चाइल्ड सेक्स रेशियो। तो इसको इंप्रूव करने के लिए, ये बढ़े, इसलिए इसको पानीपत से ही लॉन्च किया गया, ताकि पानीपत हरियाणा में पड़ता है तो हरियाणा में ज्यादा इसकी समस्या है। इसलिए चाइल्ड सेक्स रेशियो को बढ़ाने के लिए ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम 22 जनवरी 2050 को कहां से लॉन्च हुई? पानीपत हरियाणा। ये भी क्वेश्चन आ चुका है और आएगा भी, इसको हल्के में मत लीजिएगा, पहली बात। और दूसरा, ये जो सुकन्या समृद्धि योजना है इसी के तहत इसको लॉन्च किया गया। ये अभी 22 जनवरी 2015 को ही लॉन्च हुआ है। लेकिन इसमें क्या थी मैं आपको बताता हूं। जैसे कोई भी लड़की है 10 साल से कम, उसका आप बैंक में अकाउंट खुलवाइए, जो माता पिता हैं बैंक में अकाउंट खुलवाइए, और जब वो 18 साल की हो जाएगी तो 50% अमाउंट आप निकाल सकते हैं। और जब वो 21 साल की हो जाएगी और अगर आप शादी कर देते हैं तो पूरा पैसा आप निकाल सकते हैं, मतलब 100% अमाउंट आप निकाल सकते हैं। और देखिए कोई पैसा जमा क्यों करेगा? क्योंकि इस पर हाई इंटरेस्ट रेट दिया जा रहा था। मतलब जब लॉन्च हुआ था तो 9.8 के समथिंग, मुझको याद नहीं पड़ रहा है, लेकिन जब लॉन्च हुआ था तो 9.8 के समथिंग इंटरेस्ट मिल रहा था। इसलिए ताकि इसी बहाने लोग लड़कियों के नाम से खाता खुलवाएंगे। और इसमें एक बढ़िया स्कीम थी कि आप 18 साल जब भी हो जाए तो लड़की को पढ़ाने के लिए, ग्रेजुएशन कराने के लिए, चाहे जो भी है हायर एजुकेशन दिलाने के लिए आप 50% पैसा निकाल सकते हैं। और जब 21 साल की हो जाएगी तो पूरा पैसा निकाल सकते हैं। अगर आपने शादी 21 साल से पहले कर दिया तो अकाउंट अपने आप क्लोज हो जाएगा। इसमें यह भी प्रावधान था। ठीक है, चलिए मैं आपको कुछ स्कीम बता दे रहा हूं जो कि एनटीपीसी परीक्षा में बहुत पूछे जा रहे हैं। और इसको जितने भी स्कीम है मैं जो बताऊंगा वो रामबाण है, ये सभी स्कीम आ रहे हैं। चलिए मैं आपको बता रहा हूं, जन धन योजना, ये जो जन धन योजना है ये लॉन्च हुआ 28 अगस्त। इसमें बस आपको डेट ज्यादा याद रखना है, मतलब डेट भी याद रखिए और इसका ओवरऑल क्या उद्देश्य था ये भी आपको दिमाग में थोड़ा रखना पड़ेगा। तो जन धन योजना कब लॉन्च हुआ? 28 अगस्त 2014 को। ठीक है, ये वित्तीय समावेशन की पहली, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, ये वित्तीय समावेशन यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन कहते हैं इंग्लिश में, फाइनेंशियल इंक्लूजन की सबसे बड़ी स्कीम थी। इसके तहत बहुत ज्यादा मात्रा में खाते खुलवाए गए थे। ठीक है, चलिए दूसरा स्कीम में बताता हूं, टाइम बहुत कम है। दूसरा स्कीम इसके तहत था, अगर आप देखें तो हाँ, स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान, ये स्वच्छ भारत अभियान कब लागू हुआ? 2 अक्टूबर कब लागू हुआ? 2014। ओके, और तीसरा ये जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये मुद्रा स्कीम, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। ये 8 अप्रैल, देखिए इसका डेट पूछा गया था इसलिए डेट में बता दे रहा हूं। इसका फुल फॉर्म में बता दे रहा हूं, मुद्रा। ये भी याद रखिएगा, ये भी स्टेट लेवल के जो भी एग्जाम होते हैं इसमें बहुत फुल फॉर्म आता है। मुद्रा स्कीम हो गया आपका, एक आपका था अमृत स्कीम, उसका अमृत का जो पूछा था, ये अमृत का फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका लिख लीजिए आप लोग, फुल फॉर्म क्या होगा? माइक्रो यूनिट्स
डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। इसके तहत जो लघु उद्यमी है उनको 3 प्रकार के लोन दिए जाते थे। ठीक है, पहला शिशु मुद्रा स्कीम के तहत ही मैं बता रहा हूं, शिशु, किशोर, तरुण। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। शिशु में 50,000 तक का लोन दिया जाता था, और इसमें किशोर में 50,000 से 5 लाख तक का लोन दिया जाता था, दिया भी जा रहा है, ऐसा नहीं है कि दिया जाता था। और तरुण 5 लाख से 10 लाख तक इसमें लोन दिया जाता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था स्टेट पीएससी में, तो मैं बता दे रहा हूं क्योंकि एनटीपीसी कहीं से भी क्वेश्चन उठा सकता है। ठीक है, चलिए आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन से राज्य 7 सिस्टर में स्थित। चलिए ये क्वेश्चन जो है 7 सिस्टर स्टेट्स, 7 सिस्टर स्टेट्स, तो 7 सिस्टर स्टेट्स में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सिक्किम आता है क्या। नहीं, सिक्किम नहीं आता है। ये हमेशा, और ऑप्शन में यही था कि सिक्किम था दिया हुआ, और पूछा था कि कौन सा राज्य 7 सिस्टर में स्थित नहीं है, लेकिन क्वेश्चन टाइप हुआ है कौन से राज्य 7 सिस्टर में है, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया था कौन सा राज्य 7 सिस्टर में स्थित, मतलब 7 सिस्टर में नहीं आता, तो उसमें ऑप्शन दिया था सिक्किम, वही ऑप्शन करेक्ट हो जाता। ठीक है, और 7 सिस्टर में कौन कौन से राज्य आते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम। देखिए 7 हो गए, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं, लेक्चर लंबा हो जाएगा। हाँ, पट्टचित्रा, ये जो क्वेश्चन पूछा गया मैं इसको पूरा विधिवत पढ़ाना चाहूंगा, भले ही टाइम लगे। देखिए पट्टचित्रा, पट्ट मतलब उड़ीसी लैंग्वेज में जो उड़िया की भाषा होती है, पट्ट मतलब होता है कपड़ा, और चित्र मतलब होता है चित्र, यानी कोई भी कलाकारी उकेरना, जो कोई भी कलाकारी कपड़े पर जो उकेरी जाती है। इसका मतलब यही हुआ कि अगर कोई आप रा कपड़ा ले रहे हैं, कोई भी सादा कपड़ा, उस पर आप चित्रकारी कर रहे हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी घरों में जो एक कलाकारी टंगी रहती थी, उस पे कपड़े पे कभी मोर का चित्र, लेकिन वो किसकी सहायता से, कपड़े पर ही उकेरी गई रहती है। ये इतना ध्यान रखिएगा। जो पट्टचित्र आर्ट है, ये जो पट्टचित्र आर्ट है, ये कपड़े पर पेंट, एक तरह की कलाकारी होती है। तो ये कहाँ पाई जाती है, उड़ीसा। ये उड़ीसा पुराना नाम है, अब नाम हो गया इसका ओडिशा। ठीक है, तो ये पूछ दे पट्टचित्र कहाँ की है, उड़ीसा। मैं कुछ प्रमुख कलाकृतियां आपको बता दे रहा हूं, जैसे पूछ देता है कलमकारी, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। कलमकारी ये है आपका आंध्र प्रदेश, और जो सबको मालूम है वो है मधुबनी। ये तो सभी लोग को मालूम होगा कि मधुबनी कहाँ की है, अपने बिहार की, बिहार। और चौथी है काली घाट पेंटिंग, काली घाट की पेंटिंग, ये कहाँ की है, पश्चिम बंगाल। एक और पेंटिंग याद कर लीजिए, यह भी क्वेश्चन पूछा गया है, पिथौरा पेंटिंग। पिथौरा पेंटिंग कहाँ है, पिथौरा पेंटिंग है गुजरात। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चित्रकलाएं हैं, इनको आप दिमाग में रखिएगा। जैसे पट्टचित्र आपको मैं विधिवत रूप से बता दिया कि जो कपड़े पर पेंटिंग उकेरी जाती है वो पट्टचित्र। पट्ट मतलब ही होता है कपड़ा, उड़िया भाषा में पट्ट मतलब होता है कपड़ा। कलमकारी, जो कलम के द्वारा पेंटिंग बनाई जाती है, वो कहाँ की है, आंध्र प्रदेश। मधुबनी पेंटिंग को से तो सब वाकिफ होंगे, बिहार, ये बिहारा लिख गया, बिहार। काली घाट ये एक तरह का घाट है, ये जगह है आपको, ये काली घाट पड़ेगा आपका, ये जो हावड़ा देख रहे हैं ना पश्चिम बंगाल में, उसी के पास काली घाट जगह है, उसी के नाम पे ये पेंटिंग है।
काली घाट पेंटिंग। तो जब भी याद पड़े तो आपको ये दिमाग में रहना चाहिए कि काली घाट पेंटिंग पश्चिम बंगाल की है, और पिथौरा पिथौरा पेंटिंग कहाँ की है? गुजरात की पेंटिंग है। मैं पेंटिंग के बारे में एक संपूर्ण लेक्चर लेके आऊंगा आगे। जैसे कई तरह की पेंटिंग होती है, म्यूरल पेंटिंग होती है, मतलब अलग अलग टाइप की, कोई कपड़े पर उकेरी गई रहती है, कोई फर्श पर देखते हैं कभी कभी पेंटिंग की जाती है, कोई कोई आपके ये कमरे की दीवारों पर पेंटिंग होती है। तो कई तरह की पेंटिंग होती है, ठीक है। तो मैं आगे जितने भी इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स है उस पर लेक्चर अलग से लेके आऊंगा। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा, वंदे भारत एक्सप्रेस किस, देखिए वंदे भारत जो है, जो पहली ट्रेन चालू की गई थी, जो पहला ट्रेन चालू किया गया था वो था वाराणसी से नई दिल्ली, नई दिल्ली, ठीक। और जो दूसरी ट्रेन, यही वंदे भारत की दूसरी ट्रेन चालू की गई है, वो कहां से? नई दिल्ली से कटरा। कटरा जानते हैं जम्मू कश्मीर में, वही कटरा है, कटरा। और जो ये वंदे भारत है, जो वंदे भारत है, इसको हम पहले किस नाम से जानते थे? ट्रेन 18, ये दिमाग में जरूर रखिएगा। और एक ये भी है, एक तेजस, जो पहली तेजस चली है, जो पहली प्राइवेट ट्रेन है तेजस, ये कहां तक चली है? लखनऊ से नई दिल्ली। और देखिए अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये पढ़ा रहा हूं नई दिल्ली से, ये लखनऊ से नई दिल्ली। अब देखिए आप ये सोच नहीं पाएंगे कि क्वेश्चन कहां से पूछेगा। अब देखिए क्वेश्चन एक पूछा गया कि जब तेजस का उद्घाटन किया गया तो किस मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया? तो जाहिर सी बात है, अगर लखनऊ में हो रहा है तो कौन उद्घाटन करेगा? योगी आदित्यनाथ, योगी। अब ये भी क्वेश्चन आ रहे हैं, इस तरह के भी क्वेश्चन, मतलब यहां तक आपको सोचना पड़ेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन तो एनटीपीसी पूछ ही नहीं रहा है, मैं देख रहा हूं। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है। अब ज्ञानपीठ पुरस्कार से जितने भी क्वेश्चन आज तक बने हैं और जो भी बनेंगे, मैं सब एक ही स्लाइड में डील करने की कोशिश करूंगा। पहला तो यह कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो होता है, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। भारत की बात कर रहा हूं मैं, मतलब भारत में साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला यह सर्वोच्च पुरस्कार है। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला क्या है? सर्वोच्च पुरस्कार है। पहली बात तो ये आप याद रखिए। और दूसरी बात, ये कितनी भाषाओं में दिया जाता है? 22 भाषाओं में। क्यों? क्योंकि अपने 8वीं जो अनुसूची है उसमें कितनी भाषाओं का वर्णन है? 22 भाषाओं का, इसीलिए 22 भाषाओं में इस पुरस्कार को दिया जाता है। दूसरी बात, और इस पुरस्कार की स्थापना कब हुई? मैं जो भी लिख रहा हूं दोस्तों, इसको हल्के में मत लीजिएगा, सभी क्वेश्चन आए हुए हैं। और अगर आप हल्के में लेंगे तो बाद में पछताएंगे कि ये क्वेश्चन कैसे आ गया। तो इस पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1965 में, ठीक है। मतलब 1965 में पहला पुरस्कार दिया गया था। और 1965 में सबसे पहले पुरस्कार किसको दिया गया था? आप लोगों ने पढ़ा होगा, जी शंकर कुरूप। ये तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, जी शंकर कुरूप को दिया गया था। किस भाषा के लिए? मलयालम भाषा के लिए, मलयालम भाषा के लिए, ठीक है। ये था पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार। कौन था? फर्स्ट ज्ञानपीठ अवार्ड 1965 में किसको दिया गया? जी शंकर कुरूप को दिया गया। किस भाषा के लिए दिया गया? मलयालम भाषा के लिए दिया गया। और आपसे पूछता है कि पहली महिला जिसको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था वो थी आशा पूर्णा देवी। आशा पूर्णा देवी, इनको किस भाषा के लिए दिया गया था? बंगाली भाषा के लिए दिया गया था। और इनकी कृति कौन सी थी? मतलब इन्होंने किस कृति की रचना की थी? वो थी प्रथम प्रोतिश्रुति। माफ करिएगा मेरे बंगाली दोस्तों, अब इसको आप में प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो सकती है मेरे को। प्रथम प्रोतिश्रुति, इस कृति के लिए इनको बंगाली भाषा में आशापूर्णा देवी को ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया था। और यह ज्ञानपीठ अवार्ड पाने वाली प्रथम महिला थी। ओके, चलिए और क्वेश्चन मैं बताता हूं। जैसे आपसे पूछ दिया जाता है कि सबसे ज्यादा किस भाषाओं में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, तो 7 बार सबसे अधिक हिंदी और कन्नड़ दोनों का टैली है, तो हिंदी और कन्नड़ को 7-7 बार दिया गया है। हिंदी व कन्नड़ को 7-7 बार मतलब ज्ञानपीठ अवार्ड इन भाषाओं में दिया गया है, ठीक है।
ज्ञानपीठ अवार्ड। ठीक, चलिए अब मैं जो जो क्वेश्चन आया उस पर डील करता हूं कि ये क्वेश्चन क्या था। ये तो इसका बैकग्राउंड मैंने बता दिया आपका कि क्या था ये, लेकिन क्वेश्चन को डील करना बहुत जरूरी है। पहला पूछा गया ये कि 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया। ये थे अक्कीथम अच्युतम नंबूदरी। ठीक है, इनको किस भाषा के लिए दिया गया है, मलयालम। ठीक है, और अगर आपसे पूछ दे 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया, देखिए पहली बात तो ये कि ये 2019 का था, जो 2020 में दिया गया। ये भी ध्यान रखिएगा कि ये जो 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था जो अच्युतम नंबूदिरी को दिया गया मलयालम भाषा में, ये 2019 का था जो 2020 में दिया गया। इसमें भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अब लोग टाइप करके सर्च कर रहे होंगे कि 2020 में किसको दिया गया। अभी 2020 में किसी को नहीं दिया गया। ठीक है, तो 2020 का ये ज्ञानपीठ पुरस्कार था जो कि 2019 का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार था जो 2020 में दिया गया। ठीक है, और 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया, अमिताभ घोष। और इसने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया, क्योंकि यह जो ज्ञानपीठ पुरस्कार था यह अंग्रेजी में, पहली बार अंग्रेजी में दिया गया। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने तो बता दिया कि 22 भाषाओं में दिया जाता है, और 22 भाषाओं में कहीं भी अंग्रेजी का जिक्र ही नहीं है। ठीक है, 8वीं शेड्यूल में तो बस 22 भाषाओं का जिक्र है, अंग्रेजी में कैसे दे दिया गया। तो ये पहली बार दिया गया, तो इसको और जोड़ लीजिए, 23 भाषाएं हैं अब। ठीक है, तो अमिताभ घोष को अंग्रेजी में 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, और जो 53वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। अब सोच लीजिए मैं 53वां क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि अभी आपने सुना होगा कृष्णा सोबती का देहांत हुआ है। अभी हाल फिलहाल में 6 महीना भी नहीं बीता होगा, कृष्णा सोबती का देहांत हुआ है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 53वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया, कृष्णा सोबती को दिया गया, और किस भाषा के लिए दिया गया, वो था हिंदी। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको दिमाग में रखनी है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं, और अगला क्वेश्चन है राज तरंगिणी के लेखक। देखिए सभी लोग जानते होंगे कि राज तरंगिणी के लेखक कौन है, कल्हण। ठीक है, कल्हण। ठीक, लेकिन कल्हण जानने से काम नहीं चलने वाला दोस्तों। अब इसमें एक बार पूछा गया था कि कल्हण में किसके बारे में वर्णन किया गया। तो इसमें जो जम्मू कश्मीर का जो इतिहास है, उसके बारे में वर्णन है। किसमें, कल्हण में। और उसमें जम्मू कश्मीर का राजा कौन था, जैनुल आबदीन। और जम्मू कश्मीर से कौन से आर्टिकल रिलेटेड थे जो अभी हटा दिए गए, 370 और 35A। ओके, और जम्मू कश्मीर कब यूनियन टेरिटरी बना, 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बनके। इसमें से 2 केंद्र शासित प्रदेश बने, J&K और दूसरा लद्दाख। जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जम्मू कश्मीर के इस समय गवर्नर कौन है, वो है अपने मनोज सिन्हा। जो पूर्व में जो मोदी गवर्नमेंट की पहली सरकार थी उसमें रेल राज्य मंत्री थे। ये याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ऐसा नहीं कि बस ये पूछ दे कि मनोज सिन्हा किस राज्य के राज्यपाल हैं, ऐसा नहीं। यह भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जब मोदी की पहली सरकार थी, मोदी जी की, तो उसमें मनोज सिन्हा किस पद पर थे। तो रेल राज्य ये मंत्री थे। ठीक है, अभी ये गाजीपुर से लड़े थे, ये हार गए, तो इनको गवर्नर बना दिया गया अभी जम्मू और कश्मीर का। और लद्दाख के कौन है, RK माथुर साहब। इनका पूरा नाम है राधा कृष्ण माथुर। ठीक है, चलिए दोस्तों यहाँ का लेक्चर बस यहीं तक रहने देते हैं, और जो भी अगला क्वेश्चन है वो हम अगले नेक्स्ट शो में डील करेंगे। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जो भी मैं क्वेश्चन बताया हूँ ये इसको मजाक में मत लीजिएगा। पहली बात, ये हर जितना भी मैं स्लाइड पर एक जो भी लाइन लिखी है, ये सभी लाइनें आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको आप लोग कहीं पे लिख लीजिएगा या मेमोराइज कर लीजिएगा, जो भी करना है। और अगर हम लोग की मुहिम ये अच्छी लग रही है, अगर मेरा ये अब
प्रयास अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। चलिए, तब तक के लिए यहीं पर है। और अगर आप लोग को जैसा भी लगे, अगर अच्छा लग रहा होगा तो लाइक जरूर करिए और कमेंट जरूर करिए कि ताकि मैं अपने आप को सुधार सकूं। ठीक है, ओके, धन्यवाद।